बेसिकली स्टूडेंट्स के पास ऑप्शंस हैं जैसे जॉर्जिया, किर्गिस्तान और फिर रशिया वगैरह। तो बेसिक डिफरेंस क्या है इन कंट्रीज में और सही कंट्री चुना कैसे जाए? ये बेसिकली आपका अपना प्रेफरेंस है, डिपेंड करता है कि आपके बजट को सूट कर रहा है, आपका अपना पर्सनल प्रेफरेंस क्या है, आपकी अपनी लाइक डिसलाइक्स क्या है, इन चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। पढ़ाई तो सभी जगह एमबीबीएस की होनी है। सर एक बच्चा जैसे काउंसलिंग करवाता है तो उसको 3 राउंड से गुजरना पड़ता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देन उसके बाद होता है स्टे वैकेंसी राउंड। क्योंकि चौथा राउंड है तो बच्चा पहले 3 राउंड भी अटेम्प्ट किया होगा, बिल्कुल। तो पॉसिबिलिटीज़ प्रोबेबिलिटीज़ तो ये हैं कि बच्चे को पहले ही एडमिशन कहीं सीट्स मिल जाएगी। लेकिन अगर बच्चे को कहीं सीट नहीं मिली, सर अगर किसी स्टूडेंट का बजट कम हो तो एडुकेयर उसको कैसे हेल्प करता है? हम इसमें इस तरह से सपोर्ट करते हैं कि जो कंसल्टेंसी हम लेते हैं हम उसमें तो उसको कुछ छूट देते हैं कि अगर किसी बच्चे को लोन चाहिए तो हम उसको एजुकेशन लोन प्रोवाइड कराते हैं। उसमें आप उसकी हेल्प करेंगे, हम उसकी प्रोवाइड हेल्प करवाएंगे। हाँ। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में क्या सबसे बड़ा डिफरेंस है? स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को काफी कंफ्यूजन रहता है। जी, क्या एक स्टूडेंट दोनों में पार्टिसिपेट कर सकता है एक साथ? एक साथ दोनों में पार्टिसिपेट कर सकता है। बेटर कौन सी है, एमबीबीएस अब्रॉड या एमबीबीएस इंडिया? दोनों बेटर। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो एजुकेशन सेक्टर में काफी एक्सपर्टीज रखते हैं। ही इज अ करियर मेंटोर एंड एडमिशन एक्सपर्ट, मिस्टर पंकज शर्मा जी। सर जुनैद ज़हीरी पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जुनैद भाई। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। कैसा फील हो रहा है सर? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं अपने आप को प्रिविलेज्ड महसूस कर रहा हूँ कि मुझे आपके शो पर आने का मौका मिला और अंदर से बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं बहुत सारे लोगों के सामने जाने वाला हूँ आपके माध्यम से। तो मेरे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, मैं इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा हूँ एंड आई एम रियली थैंकफुल टू बी हियर। यू आर वेलकम सर। सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके शानदार सफ़र के बारे में। अगर थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो आपने सबसे ज़्यादा वक्त किस चीज़ को दिया? जी जुनैद भाई, शानदार सफ़र तो क्या है, सफ़र तो सफ़र होता है। बिल्कुल। सफ़र में मुश्किलें भी होती हैं और कहीं आराम भी होता है। जहाँ तक सवाल है ये है कि हमने भी जीवन में सभी लोगों की तरह काम किया है। करीब 30 साल के लगभग का कॉरपोरेट एक्सपीरियंस है। डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस हैं, डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है, लेकिन मेजर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सेल्स मार्केटिंग का है। और सेल्स मार्केटिंग के एक्सपीरियंस में मैं अपने आप को काफ़ी सक्सेसफुल पाया। मैंने मैं महाराष्ट्र में था और आई डिड अ गुड देयर। मैंने अपनी कंपनीज में बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, रिकग्निशन मिली है। फिर आज मैं वापस अपने शहर में हूँ और आप सब लोगों के बीच में। सर जब हमने आपके बारे में रिसर्च की तो हमें पता चला कि आप बच्चों को एमबीबीएस के लिए अब्रॉड भेजते हैं। जी ठीक है सर। तो एमबीबीएस को लेकर काफ़ी कंपटीशन और काफ़ी स्ट्रेसफुल माहौल हो गया है। जी। बच्चों को सीट मिलना बड़ी मुश्किल हो गई है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में एक बहुत सीधा सा सवाल है जो गणित किसी को भी समझ आएगा बिल्कुल सर। कि लाखों बच्चे नीट जो हमारा एडमिशन का पहला प्रोसेस है कि नीट का एग्ज़ाम नेट एग्जाम। क्वालिफाई करना है, तो लाखों बच्चे उसमें अपियर होते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेजेस अवेलेबल हैं, जो गवर्नमेंट सीट्स अवेलेबल है वो बहुत कम बिल्कुल सर। है। स्ट्रेस कहाँ पैदा होता है कि हर पेरेंट और हर बच्चे की ये उम्मीद होती है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिले। कारण बहुत सारे हैं, उसके पीछे रिकग्निशन है, ड्यूरेबिलिटी है, ट्रस्टवर्दीनेस है, Yes, sir. जेन्युइनिटी है। लेकिन अब सबको तो सीट मिल नहीं सकती। अब जब सबको सीट नहीं मिलती तो फिर दूसरे ऑप्शंस के लिए उन्हें जाना पड़ेगा। तो पेरेंट्स भी स्ट्रेस में रहते हैं, बच्चा भी स्ट्रेस बच्चा में भी रहता है। तो ये मेजर कारण है कि सीट्स की अवेलेबिलिटी कम है और एप्लीकेंट्स ज़्यादा हैं। यानी एक बहुत सीधा सा इकोनॉमिक्स का रूल है डिमांड एंड सप्लाई का, कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, इसलिए कंपटीशन पैदा होता है। सर इंडिया के अंदर डॉक्टर बनना क्या सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस तक सीमित है? आप प्राइवेट कॉलेजेस या दूसरे ऑप्शंस को कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेजेस तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो पेरेंट्स के और बच्चों के दिमाग में रहता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस का भी ऑप्शन है। जी जी जो सर। बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छे एजुकेशन वो देते हैं। बिल्कुल सर। और उसके अलावा अगर कोई बच्चा चाहे तो वो अब्रॉड में भी जा सकता है। गवर्नमेंट कॉलेज को बच्चा यूजुअली इसलिए प्रेफर करता है क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है, ड्यूरेबिलिटी है। अगर हम इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं तो कंपैरेटिवली वो हायर कॉस्ट पे हैं।
बिल्कुल। तो अब सभी पेरेंट्स तो इस स्थिति पे नहीं होते कि वो बहुत ज़्यादा पैसा पढ़ाई के ऊपर खर्च कर सकें, तो वहाँ एक थर्ड ऑप्शन निकल के आ जाता है एमबीबीएस अब्रॉड, MBBS। जो यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस के कंपैरिजन में बहुत कम या अफोर्डेबल फी, आप समझिए बहुत कम पैकेज पे आप कर सकते हैं जी और सर। वहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से कर रहे हैं या इंडिया से कर रहे हैं, दोनों ही वैलिड हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में क्या सबसे बड़ा डिफरेंस है? स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। जी, क्या एक स्टूडेंट दोनों में पार्टिसिपेट कर सकता है एक साथ? एक साथ दोनों में पार्टिसिपेट कर सकता है, और लेकिन उसको उसके लिए उसके रूल्स समझने होंगे। जो आपने एक वर्ड सुना होगा, नीट काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होना, जी जी सर। तो वो काउंसलिंग का पार्ट है ये, उस प्रोसेस का पार्ट है एडमिशन प्रोसेस का। वो बच्चा दोनों जगह अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसे कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, उसे अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है कि वो दोनों जगह एलिजिबल है या नहीं। जी जी सबसे पहले तो मैं ये डिफरेंस क्लियर करना चाहूँगा कि ऑल इंडिया कोटा क्या है, AIQ जिसे हम बोलते हैं, और स्टेट कोटा क्या है। जी सर। अगर कोई बच्चा किसी भी स्टेट का बच्चा है, किसी जो उसका डोमिसाइल है, वो उस स्टेट से बाहर जाके अगर एडमिशन लेना चाहता है, जी सर। तो वो फिर ऑल इंडिया कोटे के अंदर काउंट होता है। और अगर वो अपनी ही स्टेट के अंदर, जिस डोमिसाइल का वो है, अपनी स्टेट में अगर वो एडमिशन लेना चाहता है, तो फिर वो स्टेट कोटा के अंदर आता है। स्टेट कोटा। यहाँ क्या है कि जितनी सीट्स अवेलेबल हैं, उसका ऑल इंडिया कोटा 15% होता है। हर स्टेट की सीट्स में से 15% कोटा ऑल इंडिया ऑल इंडिया का। होता है, और 85% कोटा जो होता है वो स्टेट कोटा होता है। जी जी तो सर। अगर एक बच्चा उत्तराखंड का है और वो उत्तराखंड के ही कॉलेजेस में अप्लाई करता है थ्रू स्टेट कोटा, जी तो सर। उसके एडमिशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसके पास 85% सीट्स अवेलेबल है। बिल्कुल। और अगर वो ऑल इंडिया कोटे में अप्लाई करता है, तो वहाँ 15% है, और फिर उसके अंदर पूरा हिंदुस्तान अप्लाई कर रहा है, जी जी केवल आपकी स्टेट के बच्चे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। लेकिन बच्चा जो है ऑफ कोर्स दोनों जगह अप्लाई कर सकता है। इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर वो उसको सेटिस्फाई करता है, मीट आउट करता है, तो वो दोनों जगह अप्लाई कर सकता एक स्टूडेंट चॉइस फिलिंग के दौरान क्या कॉमन गलती करता है जिसकी वजह से वो अपनी सीट खो देता है? है। राइट। जी सर। एक्चुअली नोइंगली और अननोइंगली स्टूडेंट कई बार गलतियां कर जाते हैं, बिल्कुल। जिसकी वजह से उन्हें हार्म होता है, और वो गलतियां अनजाने में करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो गलती है। अगर पता हो तो गलती नहीं करेंगे। जहाँ तक सवाल है इस बात का कि क्या गलतियां हो जाती हैं, क्या चॉइस फिलिंग में क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, तो बच्चे रजिस्ट्रेशन मिस कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं रखते हैं, उनको जानकारी नहीं होती कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को रेडी रखना है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर बिल्कुल काउंसलिंग, सर। और या गलत चॉइस फिल कर देते हैं, डेडलाइंस इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका एडमिशन मिस हो सकता है या वो सीट लूज कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग की बात यह है कि हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जिन कॉलेजेस को हम चॉइस अपने प्रेफरेंस में ले रहे हैं, जी जी सर। उनके अंदर हमारे कॉलेज की रैंकिंग क्या है, उनकी फ़ी क्या है, उनके लोकेशंस क्या हैं, हॉस्पिटल्स एक्सपोजर क्या देते हैं वो, और पिछले साल उन कॉलेजेस की कट ऑफ क्या रही थी, जी जी उससे कंपैरिजन करके आपको अपनी चॉइस को फिल करना चाहिए। और इसमें आप एन नंबर ऑफ कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप किसी एक्सपर्ट के साथ ये काम करते हैं, किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में ये काम करते हैं, जी जी सर। तो आपके चांसेस एक अच्छी सीट को सिक्योर करने के बढ़ जाते बढ़ जाते हैं। सर एक बच्चा जैसे काउंसलिंग करवाता है तो उसको 3 राउंड से गुजरना पड़ता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देन उसके बाद होता है स्टे वैकेंसी राउंड। हैं। हाँ, तो इसमें क्या रिस्क है और इससे फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है? बिल्कुल। जब बच्चा ये चूंकि चौथा राउंड है, तो बच्चा पहले 3 राउंड भी अटेम्प्ट किया होगा, बिल्कुल सर। तो पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज तो ये हैं कि बच्चे को पहले ही एडमिशन कहीं सीट्स मिल जाएगी। लेकिन अगर बच्चे को कहीं सीट नहीं मिली, तो स्टडी राउंड इसलिए है कि फिर जो सीट्स बची हुई सीट्स हैं, उनके लिए स्टडी राउंड होता है। और इसका फ़ायदा ये है, बच्चे को इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि बच्चे भी बहुत कम बचे हुए होते हैं और सीट्स भी बहुत कम बची होती है। तो फिर तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से और अपने रिक्वायरमेंट, अपने बजट के हिसाब से जहाँ सीट मिलती है वहाँ आपको ले लेना चाहिए। एडमिशन ले लेना चाहिए। तो स्टडी राउंड बेसिकली क्या है कि बचा कुचा जो सीट्स हैं उनके लिए स्टडी राउंड कॉलेजेस करते हैं, और वो बच्चा जो है वहाँ पर उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भाई
चलो, जी जी क्योंकि वो थर्ड राउंड के बाद बहुत सारे बच्चे डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं कि भाई हमें एडमिशन नहीं मिला। सर। तो ये स्टडी राउंड होता है अगर सीट्स बचती हैं तो। तब मेजरली 3 ही राउंड होते हैं, राउंड 1, राउंड 2 और मॉप अप राउंड। मौका। सर जब एमबीबीएस अब्रॉड की बात आती है तो पेरेंट को सबसे ज़्यादा फिक्र होती है कि वो सेफ है और कहाँ तक वैलिड है, ठीक है बिल्कुल सर। ठीक बात है। तो आप बताइए, क्या एमबीबीएस अब्रॉड सेफ है और क्या इसकी वैलिडिटी कितनी है? जी मैं बताता हूँ। देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक छोटी सी बात क्लियर करूंगा। जी सर। आप एमबीबीएस इंडिया से करें या अब्रॉड से करें, हम्म, आप या किसी भी देश में आप कर रहे हैं और जी आप जी सर। वहां आगे वहीं काम करना चाहते हैं तो भी, आप किसी भी देश के अंदर अगर काम पढ़ रहे हैं और वहीं अपना फ्यूचर शुरू करना चाहते हैं या वापस इंडिया आना चाहते हैं, जी सर। तो हर देश में हर जगह उसी तरह इंडिया में, हिंदुस्तान में भी एक लाइसेंसिंग एग्जाम होता है। जी तो सर। जो बच्चे इंडिया से एमबीबीएस करते हैं वो सर। डायरेक्ट जॉब या प्रैक्टिस नहीं कर सकते। उनको पहले एक लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा जिसको नेक्स्ट बोलते हैं नेक्स्ट एग्जाम। इंडिया हाँ। के लिए। यस सर। अगर बच्चा अब्रॉड से एमबीबीएस पास करके आ रहा है तो उसके लिए एफएमजीई होता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम। ये एक लाइसेंसिंग एग्जाम होता है। और एक संस्था है एनएमसी, नेशनल मेडिकल काउंसिल। जी सर। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने 2021 में एफएमजीई के लिए एक रूल्स अपने बनाए हैं, उन्होंने कुछ अपने पैरामीटर्स बनाए हैं। अगर कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी उन पैरामीटर्स पे खरी उतरती है, जी जी सर। उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी है, तो वहां से पढ़ के आने वाले बच्चे की डिग्री 100% वैलिड है और वो सुरक्षित है, जेन्युइन है। जहां सर। तक सवाल है हम्म, कि पेरेंट्स बच्चों को बाहर भेजते हैं तो सबसे पहला कंसर्न सेफ्टी का आता है, ये सेफ्टी। बिल्कुल स्वाभाविक बात है। बिल्कुल सर। विदेश भेजने में नहीं, अगर हम अपने देश में ही कहीं भेजेंगे तो भी हम अपने बच्चे की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। इंडियन पेरेंट्स तो सबसे ज़्यादा नहीं, ध्यान देते हैं पेरेंट इसमें। कोई भी हो, मैं तो ऐसा ही समझता हूँ कि कोई भी पेरेंट है उसका सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है कि उसका यस सर। बच्चा जहां भी हो। हम्म, मेरे बच्चे अगर रुड़की में ही कहीं पढ़ने जाते हैं तो मेरा भी कंसर्न ये है कि वो सेफ सिक्योर हो, जबकि वो मेरे ही शहर में है। sure, तो sir। ऐसा नहीं है, सेफ्टी कंसर्न है। इसके लिए बेसिकली क्या है, देखिए दो बातें, अगर आप कंसल्टेंट्स को देखेंगे, मार्केट में आने वाले न्यू एडवर्टीजमेंट्स जो चलते हैं सोशल मीडिया पर, उन पर देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ होता है एनएमसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, जबकि एनएमसी किसी भी यूनिवर्सिटी को अप्रूव नहीं करती है। हम्म, एनएमसी की कुछ गाइडलाइंस हैं। अगर वो यूनिवर्सिटी जो आपने चूज की है अगर वो एनएमसी की गाइडलाइन पे आती है तो यूनिवर्सिटी वैलिड है। सिक्योरिटी के लिए पेरेंट्स का जब कंसर्न आता है कि बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी क्या है, और जियो पॉलिटिकल टेंशन आजकल बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल तो सर। मैं समझता हूँ कि जो कंसल्टेंसी कंपनीज होती हैं वो आपको ये सब चीज़ों की डेटा प्रोवाइड कराती हैं कि आप जिस कंट्री में जाना चाह रहे हैं या जो यूनिवर्सिटी आपने चूज की है वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, वहाँ फूड अवेलेबिलिटी क्या है, वहाँ इंडियन कम्युनिटी कितनी है, वहाँ का कल्चर क्या है, और वो कंट्री पर्टिकुलर सेफ्टी रैंकिंग में किस नंबर पे। जी जी सर। ये तो वो रैंकिंग के हिसाब से हम ये तय करते हैं कि कौन सा देश जो है वो ज्यादा सुरक्षित है। वैसे तो मैं मानता हूँ सभी सुरक्षित। बिल्कुल। एक कॉमन मिथ है कि अमीर लोग के बच्चे ही विदेश में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। जी तो आप बताइए, क्या कम बजट में भी फॉरेन में अच्छी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है? जी हाँ, कम बजट में भी फॉरेन में अच्छी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं। बल्कि मैं ऐसा समझता हूँ कि इंडिया से तो हर जगह कम बजट है। बिल्कुल। कारण क्या है कि मैं दोबारा से एक बार पहले वाले उस पर आ जाता हूँ कि गवर्नमेंट सीट्स तो कम है, हम्म, एप्लीकेंट्स ज़्यादा हैं, तो सभी को तो सीट मिलेगी नहीं गवर्नमेंट की। अब बिल्कुल उनके सर। पास क्या ऑप्शन आता है, सेकंड ऑप्शन प्राइवेट कॉलेजेस। राइट। इंडिया में अगर आप देखें तो 75 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक पैकेज जाता है एमबीबीएस का। और यही कंपेरेटिवली अगर आप जाते हैं किर्गिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, जॉर्जिया में, रशिया में, नॉर्थ अमेरिका में, साइप्रस में, यही पैकेज जो है वो आप समझिए कि 30 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए के बीच में पूरा पैकेज, जिसमें आपका खाना, रहना, पढ़ाई, सब है। सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जी जी सर। तो अब सोचिए अगर आप इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस कर रहे हैं और आप बाहर से एमबीबीएस कर रहे हैं तो कंपैरेटिवली वो बाहर कॉस्ट इफेक्टिव है, बाहर ज़्यादा सस्ता है। तो ये मिथ ना रखा जाए कि सिर्फ अमीर के बच्चे विदेश जाएंगे, गरीब का बच्चा भी जा सकता है। एंड मोर ओवर, आज के समय में आपको एजुकेशन लोन अब्रॉड स्टडीज के लिए अवेलेबल है। हम वो सर्विस देते हैं कि अगर किसी बच्चे को लोन चाहिए तो हम जी जी उसको सर। एजुकेशन लोन प्रोवाइड कराते हैं। उसमें आप
उसकी हेल्प करेंगे हम उसकी प्रोवाइड हेल्प, करवाने। हाँ, प्रोवाइड Yes, कराते हैं, मतलब उसकी हेल्प करने के लिए उसको गाइड भी करते हैं, उसको उन बैंकिंग कंपनीज से या एनबीएफसी कंपनीज के साथ उसकी मीटिंग्स कराई जाती है, जी जहाँ जी से सर, उसको फिर उचित लगता है वो प्रोसेस कर सकता है, तो कर सकते। वो हम उसे गाइड भी करते हैं, उसको हेल्प भी करते हैं। तो सर एमबीबीएस अब्रॉड में एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है लैंग्वेज बैरियर और रहने खाने का। जी। तो क्या वहाँ पर इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, और क्या इंडियन स्टूडेंट्स के लिए फूड प्रोवाइड कराया जाता है इंडियन जो जी, होता है? देखिए कैसा है, इंडियन स्टूडेंट्स, ये जो अब्रॉड एजुकेशन है, ये मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। बच्चे, बहुत ज़्यादा बच्चे दुनिया के हर कोने में, हर देशों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो जब मार्केट है, हम्म, तो जो वहाँ पे उस मार्केट में अगर हम जा रहे हैं, तो वहाँ मार्केट में हमारे लिए वो चीज़ें, वो ज़रूरतें के हिसाब से सामान पैदा होगा, क्योंकि शायद उसके लिए खरीदार हम हैं। बिल्कुल। तो सभी जगह हॉस्टल्स फैसिलिटीज़ हैं, उन हॉस्टल में इंडियन फूड्स अवेलेबल है, और इंडियन कम्युनिटी है, बिल्कुल स्टूडेंट्स की इंडियन कम्युनिटी है, क्योंकि अगर मेरा बच्चा 26 में जा रहा है, तो 25 में भी वहाँ बच्चे गए हुए हैं, 24 में भी गए हुए हैं, 23 में भी गए हुए हैं, तो उस बच्चे को पहले ही जो अपने सीनियर्स मिलेंगे, वो इंडियन कम्युनिटी के इंडियन बहुत सारे कम्युनिटी। सीनियर्स मिलेंगे। तो सभी जगह इंडियन फूड्स अवेलेबल है, इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी कम्युनिटी हो जाती है। और ऐसा कोई वो नहीं है, इंग्लिश ही बैरियर है या कोई लैंग्वेज है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, जैसे जर्मनी की अगर मैं बात करता हूँ, तो जर्मनी में एक्सक्लूसिवली एमबीबीएस या मेडिसिन, बेसिकली एमबीबीएस हम इंडिया में कहते हैं, विदेशों में इसको एमडी बोला जाता है। एमडी। हाँ जी, ठीक है। तो बट एमडी इज इक्वल टू एमबीबीएस, ठीक है। तो अगर आप मेडिसिन कोर्स कर रहे हैं, यानी आप मेडिसिन पढ़ रहे हैं विदेशों में, तो जर्मनी में तो जर्मन में पढ़ाया जाता है। रशिया के अंदर जो है वो सभी यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, मेडिसिन तो हर जगह पढ़ाई जाएगी। मैं वो बता रहा था कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा या लोकल लैंग्वेज में, तो जर्मनी में एक्सक्लूसिवली जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। और रशिया के अंदर जो है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है, लेकिन क्लिनिकल एक्सपोजर में वहाँ थोड़ी तकलीफ आती है, क्योंकि जिन पेशेंट्स को हम जी डील जी। कर रहे हैं वो रशियन बोलते हैं। वो रशियन। तो वहाँ आपको मेडिसिन की पढ़ाई के साथ, एमबीबीएस की पढ़ाई के साथ साथ बाइलैंग्वेज रशियन भी सीखनी पड़ती है, ताकि आपका क्लिनिकल एक्सपोजर जो है वो ईजी हो जाए। सर जैसा कि आपने बताया आजकल स्टूडेंट्स के पास ऑप्शंस हैं, जैसे जॉर्जिया, किर्गिस्तान और फिर रशिया वगैरह। तो बेसिक डिफरेंस क्या है इन कंट्रीज़ में, और सही कंट्री चुना कैसे जाए, जी कैसे हाँ, चुने? जी हाँ, देखिए ऐसा है, डिफरेंस बेसिकली कुछ नहीं है। सब देश हैं, सब जगह यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, सब पढ़ा रहे हैं। तो आप रशिया जा रहे हैं या किर्गिस्तान जाना चाहते हैं, जॉर्जिया जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, ये बेसिकली आपका अपना प्रेफरेंस है। डिपेंड करता है कि आपके बजट को सूट कर रहा है, आपका अपना पर्सनल प्रेफरेंस क्या है, आपकी अपनी लाइक डिसलाइक्स क्या है, इन चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। पढ़ाई तो सभी जगह एमबीबीएस की होनी है। जी जी अब सर। सवाल आपका ये था कि वो रशिया या किर्गिस्तान क्यों चुने, जी जी सर। इनमें कोई डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ नहीं है। बेसिकली हम लोगों को किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखना चाहिए। वो पैरामीटर्स अगर हमें जहाँ मिल रहे हैं, हमें उसे चुनना चाहिए। तो हम अपने घर से जब निकले हैं, तो हमारे लिए तो रशिया भी ऐसा ही है और किर्गिस्तान भी ऐसा ही, बिल्कुल बराबर। बिल्कुल। तो आपको ध्यान रखना है कि रैंकिंग क्या है, आपको ध्यान रखना है कि यूनिवर्सिटी WDOMS के अंदर है नहीं, है। WHO का अप्रूवल है या नहीं, फेमियर में है या नहीं, उसके पास वहाँ की गवर्नमेंट के एक्रेडिटेशन है कि नहीं, वो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और मोर ओवर वो एनएमसी की गाइडलाइन के अनुसार है या नहीं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, फिलीपींस में एमबीबीएस करा रहे हैं, पहले से चल रहा फिलीपींस में। है। इस बार फिलीपींस में एडमिशन नहीं ले रहे हैं वहाँ की यूनिवर्सिटी, क्योंकि जी जी। वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एनएमसी गाइडलाइन को मीट आउट नहीं कर रही। एनएमसी गाइडलाइन कहती है कि 5 साल का एमबीबीएस होना चाहिए, 1 साल की इंटर्नशिप होनी चाहिए, वहाँ 4.5 साल का है, तो वो यहाँ पर मान्य नहीं होगा, उसके यहाँ पे मान्यता नहीं होगी। तो इसलिए आपको फिलीपींस नहीं चूज करना चाहिए। तो आपको ये डिसाइड करना है, और हम हमारा काम ही यही है कि हम आपको ये बताएंगे कि कहाँ किस यूनिवर्सिटी की क्या रैंकिंग है, क्या उसके एक्रेडिटेशन है, क्या उसके वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको अप्रूवल्स दिए हुए हैं, वो वहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पैरामीटर्स पे खरी है कि नहीं है। तो और अलाइड फैक्टर्स जो हैं कि वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, वहाँ का लिविंग कॉस्ट क्या है, वहाँ की सेफ्टी सिक्योरिटी रैंकिंग क्या है, इन सब चीज़ों को, बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग यूनिवर्सिटी और कंट्री का सिलेक्शन करते हैं। एंड मोर ओवर बजट इज द मेन
कॉन्स्टेंट। सबसे कम बजट में कौन सी यूनिवर्सिटी हो सकती है, कौन सी कंट्री में कौन सी यूनिवर्सिटी कैसे? किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया भी आप ले ये सकते हैं। लो हाँ, बजट में आते हैं सर। आप इसे लो बजट तो नहीं कह सकते, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप यूरोप जाते हैं तो उसके कंपैरिजन में ये ये लो। चीप है। जैसा आप समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप जॉर्जिया के लिए चूज करते हैं, जो जी, जी, जॉर्जिया की आपकी कॉस्ट रहने वाली है 45 से 55 के बीच में। लेकिन अगर आप वही चीज उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया की तरफ जाते हैं तो वहां पे यही चीज जो है वो 30 लाख से 40 लाख के बीच में, या 28 लाख से 35-37 लाख रुपए के बीच में आ जाती है। तो बस ये एक डिफरेंस है। हाँ, तो डिपेंड्स कि आपका बजट क्या कहता है। सर डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ एडमिशन लेना ही काफ़ी नहीं है, तो एक एमबीबीएस स्टूडेंट को अपनी करियर प्लानिंग और फ्यूचर प्लानिंग के लिए क्या ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों का बिल्कुल, ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ जी सर। कि एमबीबीएस करने के लिए हम लोग नीट से शुरू करते हैं कि नीट का एग्जाम देंगे, फिर क्वालिफाई करेंगे, फिर एमबीबीएस करेंगे हम लोग, और हम लोग अब्रॉड जाते हैं। हम्म, तो नीट बेसिकली इसलिए रिक्वायर्ड है, अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं, और नीट इसलिए रिक्वायर्ड है कि जब आप वापस आएंगे तो यहाँ आप एफएमजीई का एग्जाम तभी दे पाएंगे जब आप पहले नीट क्वालिफाई करके नीट गए थे, क्वालिफाई। राइट। अगर आप बिना नीट किए हम्म, एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फॉरेन में यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे देगी। बस उसमें सिर्फ ये है कि फिर आपको अपनी करियर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपको सेटल भी अब्रॉड ही रहना है। आफ्टर योर एजुकेशन आपको वहीं रहना है। अगर आपने नीट का एग्ज़ाम देकर नहीं गए अब्रॉड, अगर आप नीट का एग्जाम नहीं दिया है तो भी आप एमबीबीएस कर सकते हैं, एमबीबीएस तो कर लेकिन फिर सकते आपके पास इंडिया में काम करने का ऑप्शन नहीं है। हैं। जी, जी, सर। आप विदेशों में काम कर सकते हैं। विदेशों में क्या कर सकते हैं? जैसा आप इंडिया के लिए एफएमजीई का एग्जाम क्लियर करेंगे, ऐसे ही आप अमेरिका में यूएसएमएलई करेंगे। ऐसे ही आप अगर यूके में जाना चाहते हैं तो प्लैब करेंगे। कनाडा का एग्जाम है, हर देश के, दुबई का एग्जाम है, हर जी, देश के लाइसेंसिंग एग्जाम। आप जहां सेटल होना चाहते हैं वहां का लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर कीजिए, वहीं आपको जॉब मिल जाएगी, वहीं आपको, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं वॉट एवर यू वॉन्ट। जहां तक सवाल ये है कि करियर प्लानिंग, अब हम मेजर बात करते हैं क्योंकि वी आर इंडियंस, वी लव इंडिया वेरी मच। बिल्कुल तो सर। हमें तो वापस हिंदुस्तान आना है, वेदर ऑफ कोर्स। क्वालिटी लाइफ अवेलेबल और नॉट। वी लव सॉरी, इंडिया। मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर हमें वापस हिंदुस्तान आना है और हमें एफएमजी का एग्जाम क्लियर करना है, तो ये हमें एमबीबीएस ज्वाइन करने के साथ साथ ही ये तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अपने करियर प्लानिंग को लेके, कि जब मैं एमबीबीएस करके वापस इंडिया जाऊंगा तो मुझे एफएमजी भी क्वालिफाई करना है। एफएमजी को क्वालिफाई करने के लिए उसको फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे उसको अपनी प्लानिंग में उसकी तैयारी को रखना चाहिए, जी, जी उसको सर। सिंसियर होना चाहिए। बिल्कुल। और वैसे मेडिसिन अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मैं समझता हूँ कि एवरीवन इज सीरियस एंड सिंसियर। सभी बच्चे कोर्स। सिंसियर होते हैं, वो पढ़ाई की तरफ उनका एक विशेष लगाव होता है, जी, जी सर। और मेहनत करेंगे तो कामयाबी तो मिलेगी ही मिलेगी। मैं तो, ये तो सिंपल सा नियम है। तो सर बेटर कौन सी है, एमबीबीएस अब्रॉड या एमबीबीएस इंडिया? दोनों बेटर। सवाल सिर्फ वही आ जाता है फिर घूम फिर के कि आपको क्या ऑप्शन मिलता है। समटाइम्स आप कई बार डिसीजन नहीं ले पाते पेरेंट्स कि हमें क्या करना चाहिए, या वो उसको बहुत हेक्टिक समझते हैं, या कुछ उन्हें घबराहट होती है। मैं कहता हूँ कि अ, इनसे थोड़ा ऊपर उठ के देखिए बच्चे की लाइफ और फ्यूचर कहाँ है, और उसको कहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, उसके आफ्टर एजुकेशन उसके लिए क्वालिटी लाइफ कहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप इस तरीके से देखते हैं तो अब्रॉड बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव सोच के साथ भी चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि भाई मुझे इंडिया में रहना है, तो फिर आपको एक स्ट्रेस और एक बहुत बड़े कंपटीशन से गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल सर। एंड रीज़न बिहाइंड दैट कि सीट्स जो है वो बहुत लिमिटेड हैं, और जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा। सर मार्केट में बहुत सी कंसल्टेंसीज है, अभी जैसे रिसर्च करी हमने आपके बारे में तो उसमें पता लगा आपका भी स्टार्टअप है एडोवीरो के नाम से, तो वो उन सब से कैसे अलग है, एडोवीरो क्या अलग करता है? देखिए, समय तो ज़्यादा नहीं है पर मैं जी, जी सर। बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं एड्यूवेरो नाम के स्टार्टअप के साथ हूँ। तो सबसे पहले हम एड्यूवेरो को डिफाइन करते हैं। जी सर। अगर मैं इसे डिफाइन करूंगा तो मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों को तो यहीं से क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। एड्यू और वेरो, ये दो वर्ड्स के साथ, एड्यू हमने एजुकेशन से लिया है, तो एड्यू डिनोट्स एजुकेशन। वेरो एक इटालियन वर्ड से लिया है, और जिसका मतलब है रिलायबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस, जेन्युइन, ट्रांसपेरेंट, विश्वसनीय।
ये इसका मतलब है। तो एड्यूवेरो इज समहाउ स्टाइलिश नेम because nowadays market demands stylish name जी or सर। catchy name. अच्छा। People should attract towards the name. तो एड्यूवेरो हमने नाम रखा है कि हम एजुकेशन देते हैं और हमारी सर्विसेज जो बहुत रिलायबल है। जहाँ तक बात यह है कि सभी कंसल्टेंसी सभी सर्विसेज देने का दावा करती हैं और देते भी हैं। मैं अपने किसी भी कॉम्पिटिटर को या किसी कंसल्टेंसी के लिए कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा, पर मैं ये बताता हूँ कि हम लोग एक बहुत ही ट्रांसपेरेंटली फीस स्ट्रक्चर समझाते हैं, फाइनेंस समझाते हैं बच्चे को, पेरेंट्स को, प्लस हम उसको राइट फ्रॉम द एंट्री इन एड्यूवेरो टिल डिपार्चर एंड आफ्टर डिपार्चर वी प्रोवाइड ऑल द सर्विस। हम उसको पोस्ट एडमिशन भी सर्विसेज देते हैं कि भाई उसे वहाँ किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको वहाँ उसका सिम भी अरेंज कराया जाता है, उसको वहाँ रिसीविंग भी होती है, उसकी हॉस्टल लॉगिन भी होती है, उसका सारा काम उसको पूरा का पूरा। और यहाँ से डिपार्चर से पहले ब्रीफिंग होती है। कई जगह देशों से वीज़ा पहले आते हैं, कहीं देशों में वीज़ा अराइवल पे है। तो एवरीथिंग इज क्लियरली डिफाइंड एंड दिस। तो सर्विसेज ट्रांसपेरेंसी जितनी रहेगी, जितने ट्रांसपेरेंटली हम बताते हैं, बस मेरा अपना विश्वास यही है कि अगर मैं अपने कस्टमर्स के साथ डील कर रहा हूँ तो वो कन्विंस होता चला जाता है, क्योंकि हम किसी भी पॉइंट को छोड़ते नहीं हैं। सभी पॉइंट्स, सारी सर्विसेज हम देते हैं, चाहे हम उसका डॉक्यूमेंटेशन क्लियर कराने हो, वीज़ा सपोर्ट है, उसके फ्लाइट है, उसके प्री डिपार्चर ब्रीफिंग है, पोस्ट एडमिशन सर्विसेज हैं, वहाँ हॉस्टल लॉगिन, कुछ भी है, वो सारी सर्विसेज हमें उस बच्चे को पूरी तरीके से वहाँ इस्टेब्लिश करना है कि वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट में और हैप्पीली होल हार्टेडली कंसंट्रेशन कर सके अपनी पढ़ाई के ऊपर। सर अगर किसी स्टूडेंट का बजट कम हो तो एडोवेरो उसको कैसे हेल्प करता है? देखिए, एड्यूवेरो इसको इस तरीके से हेल्प करता है कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, और उसको कहीं जाने में कोई रुकावट आ रही है, तो हम इसमें इस तरह से सपोर्ट करते हैं कि जो कंसल्टेंसी हम लेते हैं, हम उसमें तो उसको कुछ छूट देते हैं। ये डिपेंड करता है उसके मेरिट्स के ऊपर, है ना। तो हम उसको वहाँ कुछ छूट देते हैं। उसके अलावा हम उसको अच्छी और कॉस्ट इफेक्टिव अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज सेलेक्ट कराने में हेल्प करते हैं, और उसको उसके अलावा हम हेल्प करते हैं फाइनेंस ऑप्शन के लिए। फाइनेंस ऑप्शन में हमारे पास गवर्नमेंट बैंक्स भी हैं, हमारे पास प्राइवेट बैंक्स भी हैं, और हमारे पास एनबीएफसी कंपनीज भी हैं जो बच्चे को सपोर्ट करती है। बच्चा फिर जब एजुकेशन अपनी पूरी कर लेगा उसके बाद ही कैन रिपे द लोन। सर एक पेरेंट होने के नाते किसी भी कंसल्टेंसी या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले, एडमिशन फाइनल करने से पहले वो 5 सवाल कौन से होने चाहिए जो उसे राइट। ज़रूर पूछने चाहिए? देखिए, पेरेंट्स का जो मेजर कंसर्न होता है वो ये होता है कि यूनिवर्सिटी जेन्युइन होनी चाहिए, रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए, पहला सवाल। उसके अलावा बजट चूंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो पेरेंट्स को ये जानने का अधिकार है और उन्हें पूछना चाहिए बिल्कुल कि सर। उनकी पढ़ाई के दौरान पूरी कॉस्ट क्या आने वाली है। जी जी तो हम लोग केवल उन्हें एजुकेशन की कॉस्ट ना बता के वो सभी कॉस्ट बताएं जो उसके अंदर इंक्लूड होगी, क्योंकि वो भी उनकी कॉस्ट का पार्ट होगा। जी जी उसके अंदर उनकी एजुकेशन कॉस्ट है, उसके अंदर उनकी लिविंग कॉस्ट है, हॉस्टल मेस की, उसके अलावा उनके और दूसरे खर्चे भी होते हैं, उनके अपने बिल्स भी हैं, और भी खर्चे। तो वो एक टेंटेटिव उसको फिगर आउट करना चाहिए, तो उनको बजट पूछना चाहिए अपना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि मेडिसिन या एमबीबीएस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसे हम क्लिनिकल एक्सपोजर कहते हैं, क्लिनिकल रोटेशन कहते हैं बेसिकली, वो उसका बारे में पता करना चाहिए कि क्लिनिकल रोटेशन की क्या सुविधा है, या यूनिवर्सिटीज़ क्लिनिकल रोटेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, कब कब कराती है, कैरिकुलम उनको पढ़ना चाहिए, उसका वो यूनिवर्सिटी क्या पढ़ाएगी आपको ये पता होना चाहिए। उसके अलावा उस यूनिवर्सिटी के अपने हॉस्पिटल्स हैं या उनका और दूसरे हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है, क्या कितनी जेन्युइनिटी है। क्लिनिकल एक्सपोजर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि वो आपकी पढ़ाई का एक बहुत ही वाइटल पार्ट है, जीवंत पार्ट है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसके अलावा हॉस्टल, क्योंकि बच्चे को पढ़ने के अलावा रहना है तो जी जी उसकी लाइफ कंफर्टेबल होनी चाहिए, वो एक ऐसा एनवायरनमेंट में रहे ताकि वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रहे और अपने हेल्थ को प्रॉपर मेंटेन करते हुए अपनी पढ़ाई के ऊपर प्रॉपर कंसंट्रेशन कर सके। तो हॉस्टल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
कंसल्टेंसी इसको पोस्ट एडमिशन क्या सपोर्ट देती है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो चूंकि यहाँ इतना टाइम नहीं है, हम लोग क्योंकि एक पूरा एक लिस्ट होती है जिसमें पॉइंट्स होते हैं कि हम करीब 20-22 तरीके की सर्विसेज जो है वो देते हैं, जो हम वहाँ पे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, बच्चों को सब बताया जाता है। तो ये मेजर 5-6 चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को जाननी चाहिए। सर अब आपसे आखिरी सवाल है। अभी एक स्टूडेंट और पेरेंट एक क्रॉस ब्रिज पे खड़े हैं और कंफ्यूज्ड है कि इंडिया में ड्रॉप ईयर ट्राई करें या एमबीबीएस अब्रॉड, तो आपकी क्या एडवाइस है, क्या ओपिनियन है आपके इस बारे में? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी सर। वर्थफुल क्वेश्चन है। इसमें कैसा है कि मेरी अपनी इंडिविजुअल राय ये है कि बच्चे को ईयर ड्रॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने नीट की तैयारी में जो समय पैसा खर्च किया है वही उसे दोबारा से खर्च करना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि वो टाइम जो उसने स्पेंड किया वो दोबारा नहीं आएगा, बिल्कुल वो सर। उसकी लाइफ का पीरियड वो खत्म हो गया है। तो समय बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंडिया में आप करें या अब्रॉड में करें, अल्टीमेटली ये कॉस्ट तो आपको पे करनी ही है। बिल्कुल तो सर। मैं ये चाहूँगा कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करें, अच्छी कंसल्टेंसी को आप हायर करें, और एक अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छे कंट्री को आप सेलेक्ट करें, और आपको अपनी स्टडी परसू करनी चाहिए बिना किसी झिझक के, बिना किसी डाउट के, कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो ड्रॉप करना मीन्स द वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम, एंड मनी कैन बी अर्नड अगेन और रिकवर्ड, बट टाइम नॉट। समय दोबारा नहीं आता है सर। तो उसे जाना चाहिए कॉन्फिडेंटली, और अपने सभी डाउट्स क्लियर करनी चाहिए, उसको स्टडी करनी चाहिए कि कंसल्टेंसी से क्या पूछना है, बिल्कुल। सब चीज़ें समझनी चाहिए। और जेन्युइन कंसल्टेंसी क्लाइंट को जो टेक केयर करती है, हमारा भी अपना बिजनेस है, हम जानते हैं कि हम जितने ट्रांसपेरेंटली बताते हैं उतना फेथ हम गेन करते हैं। और पैसा तो सभी कमाते हैं सर, और जी फेथ सर। कमाना भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। थैंक यू सो मच सर। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट रहा है, हेल्पफुल चीज़ें पता लगी हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पता लगी आपसे यहाँ। तो थैंक यू थैंक यू सर। जुनेद भाई। जी जी सर। और ये एक्चुअली वाइस वर्सा है, जितना थैंक यू आप कर रहे हैं उतना ही थैंक यू मैं भी कर रहा हूँ आपका, क्योंकि मुझे भी आपके रिनाउंड पॉडकास्ट पे आने का मौका मिला है। मैं तो चाहूँगा कि ये और दिन दुगना रात चौगुना बढ़ते रहें। थैंक यू सर। इसका एक्सपोजर हम लोगों को मिलता है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होने का मौका मिलता है। मैं चाहूँगा कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन लोगों के काम आए, बिल्कुल सर। और आई एम ऑलवेज एट देम, एट देयर सर्विस, उनकी सेवा के लिए हाजिर है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, यू आर वेलकम। तो ये था हमारा पॉडकास्ट सर के साथ। आई होप के ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी और काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें होगी आपके लिए इसमें। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और भी ऐसी अमेजिंग पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।